जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो टेंस पर बेस्ड मेरे वीडियोस का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आई एम सॉरी टू से ये वीडियो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें, क्योंकि कई सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे वो मैंने उनमें इंट्रोड्यूस किए हैं। इस वीडियो में हम कुछ एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, मतलब कोई रूल जो कहीं पर अप्लाई होता है और काम करता है और कहीं पर फेल हो जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको स्लाइड में एक टाई नज़र आ रही है। शायद आपको ये इररिलेवेंट लग रही होगी कि टाई का टेंस में क्या काम है। ये टाई मैंने आपको कुछ समझाने के लिए यूज़ की है। अगर हम स्कूल में कहें कि कल सारे स्टूडेंट्स को टाई लगा कर आना है, तो क्या ऐसा होता है कि सब टाई लगा कर आ जाए? नहीं ना। कई सारे स्टूडेंट्स टाई लगाकर आएंगे, लेकिन फिर भी एक दो स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो बिना टाई के ही स्कूल आ जाएंगे, मतलब वो उस दिन एक्सेप्शन कहलाएंगे, यानी अपवाद। आप टेंस सीखते वक्त टाई को माने हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में रूल तो यही है कि सारे सेंटेंसेस, चाहे वो किसी भी टाइप के सेंटेंस हों, उनमें हेल्पिंग वर्ब का लगना ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे कि कहा जाए कि सभी स्टूडेंट्स टाई लगाएंगे, फिर भी एक दो स्टूडेंट्स बिना टाई के ज़रूर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं जो बिना टाई के यानी कि बिना हेल्पिंग वर्ब के बन जाते हैं, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब यानी आप कहीं टाई नहीं लगाते। तो वही जो सेंटेंसेस हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं वो एक्सेप्शन हो जाते हैं और जिनमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो वैसे अगर हम देखें तो 4 फार्मूलाज हमें याद करना काफ़ी था। अगर सभी सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब लगाते होते तो हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़ती। लेकिन इंग्लिश में 2 इस प्रकार के सेंटेंस हैं जो कि टाई नहीं लगाते, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। आप हमारे बाकी के जो 4 फार्मूलाज हैं एक बार उनको देखें। अफर्मेटिव का फार्मूला, नेगेटिव का, आपको दोनों में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। अफर्मेटिव में देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपने देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। अब आप इंटरोगेटिव 1 और इंटरोगेटिव 2 को देखें, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। इंटरोगेटिव 1 में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और अगर आप इंटरोगेटिव 2 को देखें तो उसमें भी देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव 1 में भी हेल्पिंग वर्ब है, इंटरोगेटिव 2 में भी हेल्पिंग वर्ब है। अब समझाने का एक दूसरा तरीका मैंने लिया है, ये अच्छा सा दिखने वाला लड़का, गुड बॉय। तो जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, चाहे वो कोई भी हो, सब गुड बॉयज़ हैं, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इंटरोगेटिव 1 जितने भी हैं वो सब भी गुड बॉयज़ हैं, मतलब वो भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और इंटरोगेटिव 2 भी जितने भी हैं वो सब भी गुड बॉयज़ हैं, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये अच्छा सा लड़के आपको दिख रहे हैं, अच्छी सी सूरत वाले, ये सब आप मान लें सारे नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छे हैं क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इंटरोगेटिव 1 भी अच्छे हैं क्योंकि वो भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और इंटरोगेटिव 2 भी अच्छे हैं जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आप समझ गए होंगे इंटरोगेटिव 1 वे जो क्या से शुरू होते हैं, और इंटरोगेटिव 2 वे सेंटेंसेस जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह आता है। और नेगेटिव तो आपको पता ही है जिनमें नॉट आता है। तो ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब अच्छे हैं। अब लेकिन ये 2 मॉन्स्टर्स यानी राक्षस मान सकते हैं आप इनको, ये बदमाश बच्चे हैं जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, जिनमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इन दोनों के हेल्पिंग वर्ब ना लगाने के कारण आपको एक नया रूल, एक नया एक्सेप्शन समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक मॉन्स्टर कहा है, मतलब उनको गुड बॉयज़ कहा है और इनको मैंने मॉन्स्टर कहा है। क्यों? क्योंकि इनके कारण आपको परेशानी हुई है और एक नई चीज़ सीखनी पड़ रही है। तो आप देखें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। अभी अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, जो कि उसका अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं लगाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव नहीं लगाता या इंटरोगेटिव 1 इंटरोगेटिव 2 नहीं लगाता, बिल्कुल लगाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू डस आती है,
इंटेरोगेटिव 1 जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनमें भी डू डज आती है और इंटेरोगेटिव 2 में भी आती है, लेकिन अफर्मेटिव में डू डज नहीं आती। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी जो नेगेटिव है इंटेरोगेटिव 1 और इंटेरोगेटिव 2 है उनमें डिड आती है, लेकिन अफर्मेटिव में डिड नहीं लगाई जाती है। तो ये जो दोनों टेंसेस के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ये दोनों मॉन्स्टर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। आप रेड वाले को माने ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मॉन्स्टर और जो पर्पल वाला है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का मॉन्स्टर। इनकी गलती ये है कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की। ये कौन से सेंटेंस हैं आपको पता है? ये हैं ता है ती है वाले वे सेंटेंसेस जो कि अफर्मेटिव होते हैं। आप जानते हैं अफर्मेटिव जिनमें ना तो नहीं आता और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता, मतलब सिंपली एक बात कही जाती है। तो ता है ती है वाले सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? वो एक मॉन्स्टर है। क्यों? क्योंकि वो टाई नहीं लगाते। टाई मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, ये इनके बिना ही बनते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि अगर ये डू डज नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, तो फिर इनका काम कैसे चलता है, ये कैसे बनते हैं? तो उसके लिए ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकाला होगा इन्होंने। डू डज अगर नहीं लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, तो ये क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, मतलब डज नहीं लगाएंगे लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन कब? जबकि इनका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी एक वचनकर्ता अगर है सेंटेंस में तो ये डज नहीं लगाएंगे बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। तो ये डज के बिना एस या ई एस लगाकर देखें कितना हंस रहे हैं, अपना काम इन्होंने चला लिया। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। डेविड मंदिर जाता है। आप देखें डेविड सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो इन्हें डू डज लगाना चाहिए था ना। ता है ती है वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो ये डू डज नहीं लगाएगा क्योंकि इनको आदत है टाई ना लगाने की। हमने देखिए THF लिखा, टेंस तो आप पहचान गए, ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हेल्पिंग वर्ब इन्हें लगानी ही नहीं है तो हमने क्रॉस लगा दिया। और फॉर्मूला भी देखिए, जो हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला है हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब पर क्रॉस लगाया है। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि डेविड सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना पड़ेगी? एस या ई एस। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा? डेविड, और फिर हमें हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है, मेन वर्ब लगानी है। तो मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना मतलब गो, और गो में हमें क्या जोड़ना पड़ेगी? ई एस, क्योंकि डेविड सिंगुलर यानी कि एक वचन है। तो ये बनेगा डेविड गोज टू टेम्पल। तो शायद आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पर डज नहीं लगाई और हमने गो में एस या ई एस, मतलब ई एस जुड़ेगी गो में, क्यों हमने यहाँ पर गोज लगाया और डज नहीं लगाई? क्योंकि ये सेंटेंस ता है ती है वाला है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और अफर्मेटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो बिल्कुल डज लगती, अगर ये इंटेरोगेटिव 1 या इंटेरोगेटिव 2 होता बिल्कुल डज लगती, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ डज नहीं लगा सकते। अब एक प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। बच्चे मंदिर जाते हैं। अब बच्चे तो बहुत सारे हैं, मतलब ये तो सब्जेक्ट बहुवचन है यानी कि प्लूरल है। तो इसमें देखें, इसमें आपको बस एक काम करना है, एस या ई एस नहीं लगानी है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हमने फॉर्मूला लिखा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को हमने काट दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये हो गया चिल्ड्रन गो टू टेम्पल। अब इसमें हमने एस या ई एस नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि एस या ई एस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप सिर्फ तभी लगाएंगे जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे, आप सिंपली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो आपने देखा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर ऑब्जेक्ट लगा दिया और ये हमारा सेंटेंस बन गया चिल्ड्रन गो टू टेम्पल। तो अब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के में क्या करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, आपने ये सीख लिया है। तो आप भी जैसे ये खुश हो रहे हैं ऐसे खुश हो सकते हैं क्योंकि आपने 2 नई चीज़ें सीख ली हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सेप्शंस ही हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा उसी में कंफ्यूज होता है। और अगर बच्चा एक्सेप्शंस को अच्छे से जानता है तो फिर उसकी नॉलेज अच्छे से टेस्ट की जा सकती है कि वो कितना कंफर्टेबल है इंग्लिश के साथ।
लेकिन रुकिए, अभी आपने एक ही मॉन्स्टर के साथ टैकल किया है, ये दूसरा पर्पल वाला मॉन्स्टर तो बचा है। ये मॉन्स्टर कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अभी आपने जो रेड वाले मॉन्स्टर यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को सीख लिया, लेकिन अभी ये बचा हुआ है, ये भी टाई नहीं लगाता है, मतलब ये भी हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाता। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मॉन्स्टर है यानी राक्षस। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। ये वही पर्पल वाला है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। आप समझ गए होंगे अब तक कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होगा। मतलब ऐसा सेंटेंस जो इस प्रकार का हो कि सब्जेक्ट ने कुछ काम किया या फिर कुछ काम हुआ। तो ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, मैंने स्लाइड में भी आपको लिखकर बताया है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया या कुछ हुआ वाले वे सेंटेंसेस जिनमें ना तो प्रश्न आए और ना ही नहीं आए, क्योंकि नहीं आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रश्न आएगा तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, मेरा भाई स्कूल गया। तो गया मतलब ये अफर्मेटिव है ना, मतलब सब्जेक्ट ने कुछ काम किया। किसने किया? मेरे भाई ने। क्या किया? स्कूल गया। तो फिर ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो ये टाई नहीं लगाएगा। टाई आप समझ गए होंगे, टाई मतलब हेल्पिंग वर्ब। टाई मैंने इसलिए यूज़ की है कि ये विजुअल आपको ध्यान आए। अगर कहीं आप कंफ्यूज हो तो ये टाई आपको आंखों के सामने थोड़ा सा आए और आपको एक हिंट मिल जाए कि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। तो ये क्या लगाएगा? अब आप सोचेंगे अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहा तो कुछ तो लगाएगा। तो हाँ, इसके पास भी सॉल्यूशन है। ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएगा। मतलब ये डिड नहीं लगाएगा लेकिन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएगा। तो मेरा भाई स्कूल गया, इसमें आपको डिड नहीं लगानी है, इसमें आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए, फॉर्मूला हमने लिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को काट दिया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मेरा भाई यानी कि माय ब्रदर, और फिर हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है। मेन वर्ब जाना यानी कि गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, और फिर बचा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर एक अदर वर्ड है स्कूल, तो हम स्कूल लगा लेंगे। अब ये दोनों मॉन्स्टर के साथ देखिए आपने टैकल कर लिया है, और आप इतने ही खुश हो जाइए जितनी ये लड़की है, क्योंकि इसने इन दोनों मॉन्स्टर्स को समझ लिया है कि ये कैसे बिहेव करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप पूछ सकते हैं कि मैंने स्कूल के पहले टू क्यों लगाया? क्योंकि जब आप किसी निश्चित जगह जाते हैं तो उस जगह के पहले आप टू लगाते हैं। अगर यहाँ स्कूल की जगह कहीं होता, कहीं मतलब समवेयर, तो आप टू समवेयर नहीं लिखते। लेकिन क्योंकि स्कूल एक निश्चित जगह है, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो वो सेंटेंस बना था माई ब्रदर वेंट टू स्कूल। तो अभी फ़िलहाल हमारे ये दोनों मॉन्स्टर्स बिल्कुल निपट चुके हैं मतलब इनके साथ हमने टैकल कर लिया है। और अब आप खुश हो जाइए, जितने खुशी आपको तीनों दिख रहे हैं, क्योंकि आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव जो कि डू या डज नहीं लगाते बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ये जो डिड नहीं लगाता मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाता है, इसको सीख लिया है। स्टूडेंट्स, एक और नई चीज़ जो मैंने इसी वीडियो में आपको समझाना ज़रूरी समझा वो है आयु देवी। अब आप सोचेंगे कि ये आयु देवी क्या है? ऐसी देवी जो कि आयु देती है? नहीं, ये ऐसी कोई देवी नहीं है जो आयु देती है, बल्कि ये वर्ड आपको याद रखने में हेल्प करेगा जो मैं आपको आगे समझा रही हूँ। ये है आई यू दे वी। आयु देवी मतलब आई यू दे वी। आप याद रखें, ये प्लूरल यानी कि ये चारों शब्द बहुवचन होते हैं। इनके साथ आप डू लगा सकते हैं, डज नहीं लगा सकते, वर लगा सकते हैं, वॉज नहीं लगा सकते। हाँ, एक एक्सेप्शन है, यानी एक अपवाद इसमें है कि जो आई होता है, आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, वर नहीं लगाते। वर एक ही केस में लगाते हैं आई के साथ, जब इस प्रकार का सेंटेंस होता है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि मैं एक पक्षी होती, इफ़ आई वर अ बर्ड। बाकी सब जगह आप वॉज लगाएंगे आई के साथ। इनके साथ मतलब आई यू दे वी के साथ आप हैव लगा सकते हैं, हैज़ नहीं लगा सकते। तो
ये जो आयु देवी, ये जो वर्ड है जो बनाया गया है, ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इस स्लाइड को ध्यान में रख लेते हैं कि आप चूज़ कर पाएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के दोनों मॉन्स्टर्स मतलब दोनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टडी किए जो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस डू डज नहीं लगाते और पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस डिड नहीं लगाते। तो आपने आज एक नई चीज़ सीख ली। आप भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। मैं इसलिए हैप्पी क्योंकि आपने सीख लिया और आप इसलिए हैप्पी क्योंकि आपने सीख लिया। तो अगले वीडियो में मैं आपको फिर कुछ नए एक्सेप्शंस, कुछ नए रूल्स बताऊंगी जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर पर कमांड पाने के लिए। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।